हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 31/10/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीजे मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, ठीक है, के छूट गया लगता है, के पास दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, अर्थात राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कानून विवाद और संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों के साथ संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकारी राय के लिए अनुरोध। कथन 2 है कि आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर के आधार पर विवादों का समाधान करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें संध्या, रीति रिवाज, मूल विधि सिद्धांत, न्यायालय के फैसले और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि शामिल है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे कथन दोनों सही है। ये पहला कथन जो है दूसरा को सपोर्ट, यानी दूसरा कथन जो है पहला को सपोर्ट कर रहा है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। करा आईसीजे एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है जिसके पास दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, अर्थात राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी विवाद और संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा इसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय के लिए अनुरोध। अतः कथन एक सही है। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर के आधार पर विवादों का समाधान करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सबसे उच्च योग्य विशेषज्ञों के लेखन में परिलक्षित होता है। अतः कथन दो सही है। कथन एक आईसीजे के कर्तव्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाता है और कथन दो उन सिद्धांतों के बारे में बात करता है जिनके आधार पर आईसीजे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इसीलिए कथन क्या है, विकल्प ए सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। उपयुक्त में से कितने देश कांजी 2023 अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो ध्यान देना है कि जो कांजी 2023 अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, तो केवल दो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजी 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने हेतु कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में अभ्यास परवल दोस्तिक के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था, अभ्यास परवल दोस्तिक। दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास कांजित कर दिया गया। इस वर्ष वायुसेना को शामिल करके अभ्यास को द्विसेवाभ्यास के रूप में अपग्रेड किया गया। तक विकल्प बी सही है। आइए देखते हैं तीसरा। स्वचालित अस्थायी और शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है। तो ये तो सही है। अपार डिजिलॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा, ये भी सही होना चाहिए। पहले के तहत प्रत्येक छात्र को केवल 14 वर्ष के लिए एक अपार आईडी मिलेगी। तो ध्यान देना है ये लाइफ टाइम है। तो तीसरा गलत है। कितने कथन सही है? तो केवल दो, बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से विद्यार्थियों के लिए एक नए पहचान पत्र बनाने हेतु माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी जिसको बोल सकते हैं अपार के रूप में जाना जाता है। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। अतः कथन एक सही है। अपार डिजिलॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। डिजिलॉकर एक डिजिटल प्रणाली है जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम एवं रिपोर्ट कार्ड संग्रहित कर सकते हैं। तो कथन दो सही है। पहले के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को एक लाइफ टाइम अपार आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूल और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो कथन तीन सही नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। तो ये क्या है,
एनजीटी अधिनियम ही 2010 के द्वारा ये है स्थापित, ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। तो पहला गलत है। करार अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, एक समिति का गठन किया जाता है, उसमें कुछ सदस्य होते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा सही है, तो केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी परिचय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली व त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। अतः कथन एक सही नहीं है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। आगे देखते हैं। संरचना। अधिकरण में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता था। कथन 2 सही नहीं है। एनजीटी में सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर रहता है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। कथन 3 सही है। थैलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैलियम एक धातु है जिसमें स्वाद और रंग दोनों का अभाव होता है। तो सबसे पहली बात है, थैलियम एक धातु नहीं धातु होता है, इसलिए गलती बाकी स्वाद और रंग दोनों का अभाव होता है, ये ठीक है। थैलियम की विषाक्त प्रकृति के कारण इसका उपयोग प्रतिबंधित है, तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि थैलियम परमाणु क्रमांक 81 वाला एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज वर्ष 1861 में सर विलियम क्रुक्स ने की थी। यह एक नरम, भारी और अप्रत्यास्थ धातु है, मतलब जिसमें लचीलापन नहीं है। ठीक है। थैलियम स्वादहीन और गंधहीन होता है और चूंकि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल इसलिए हथियारों द्वारा जहर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। गुण क्या है? यह एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद धातु है जो आसानी से धूमिल हो जाती है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह कई अयस्कों में भी पाया जाता है। इनमें से एक है पायराइट, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है। कुछ थैलियम पायराइट से प्राप्त होता है, लेकिन यह मुख्य रूप से तांबा, जस्ता और सीसा शोधन के उप उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होता है। थैलियम की विषाक्त प्रकृति के कारण इसका उपयोग प्रतिबंधित है। थैलियम सल्फेट जो एक समय कृंतकनाशक था, अब कई विकसित देशों में घरेलू उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। अतः कथन 2 सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस समिति की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। दूसरा कि वर्तमान समय में इस समिति में लोकसभा के 22 सदस्य और राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं है, तो यही कथन तो गलत हो जाएगा। और देखते हैं, क्योंकि लोकसभा के 22 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य नहीं 15 और 7 सॉरी। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा अपने सदस्यों के मध्य एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, कितने कथन सही नहीं, तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। लोक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अतः कथन एक सही है। इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। वर्तमान समय में इस समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा अपने सदस्यों के बीच एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता था। कथन 3 सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करती है। जहाँ तक हमको लगता है ये क्या है, 1973 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है और नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो पहला तो गलती है, कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है, तो एक तो गलती मिला। या देश के किसी भी हिस्से से जीरो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, तो ये तो सही है। इस अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के विषय में आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से सूचित करने का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे भी गलती है, प्रावधान है। ठीक है, तो दो गलती मिल गया, तो केवल दो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करदंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अतः कथन एक सही नहीं है। अभियुक्त की पेशी की तारीख से 14 दिनों के अंदर अभियुक्त और पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है। करैया देश के किसी भी हिस्से से जीरो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, अतः कथन दो सही है। आरोपी व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ की जाएगी। अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला और पुलिस स्टेशन एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के विषय में आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन या एवं व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा, अतः कथन तीन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आर्कटिक सागर के बर्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कटिक समुद्री बर्फ का तात्पर्य जमी हुई समुद्री जल से है, जिससे शीतकाल के दौरान आर्कटिक महासागर और आसपास के समुद्र आच्छादित हो जाते हैं। फिर है कि यह पृथ्वी पर स्थलीय भाग के एक बड़े अच्छे हिस्सों को कवर करता है, ये भी सही है। बर्फ का आवरण कम होने से पृथ्वी की सतह की परिवर्तनशीलता कम हो जाती है, जिससे सौर विकिरण का अवशोषण अधिक हो जाता है और सतह गर्म हो जाती है तथा आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघलने लगती है। तो ध्यान देना है उपयुक्त में कितने कथन सही है, तो यहाँ भी लगता है ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तीनों कथन सही है। ठीक है, आके देखते हैं इसका। करा है आर्कटिक समुद्र बर्फ से तात्पर्य जमे हुए समुद्री जल से है, जिससे शीतकाल के दौरान आर्कटिक महासागर और आसपास के समुद्री आच्छादित हो जाते हैं, तो कथन एक सही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा से संकेत मिलता है कि आर्कटिक सागर में बर्फ के स्तर का वार्षिक औसत वर्ष 1850 के बाद से अपने न्यूनतम पर है। करे पृथ्वी पर स्थलीय भाग के बड़ा 6 हिस्सों को कवर करता है, तब कथन तो सही है। करे बर्फ का आवरण कम होने से पृथ्वी की सतह की परावर्तनशीलता कम हो जाती है, जिससे सौर विकिरण का अवशोषण अधिक हो जाता है और सतह गर्म हो जाती है तथा आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघलने लगता है, अतः कथन 3 सही है। चलिए देखते हैं आज का 99वां क्वेश्चन। ग्लोबल यानी कि आज का 9वां क्वेश्चन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है, पढ़ लेते हैं। जीबीए यानी कि वही ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैव ईंधन के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योगों को शामिल करते हुए एक गठबंधन बनाने के लक्ष्य के साथ भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है। कर यह भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे पीएम जीवन्य योजना, किफ़ायती परिवहन के लिए सतत वैकल्पिक योजना और गोवर्धन योजना में तेजी लाने में मदद करेगा। तीसरा है कि गठबंधन को 9 संस्थापक सदस्य राष्ट्रों के साथ लॉन्च किया गया था। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। तो जो भी ये कथन तीनों हैं सही है। तो अच्छा, कितने सही नहीं है ना, उस अनुसार से ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका लक्ष्य जैव ईंधन के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों को शामिल करके एक गठबंधन बनाना है, अतः कथन एक सही है। कर इस पहल को देश जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देना है। करीब भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे पीएम जीवन योजना, किफ़ायती परिवहन के लिए सतत वैकल्पिक योजना और गोवर्धन योजना में तेजी लाने में मदद करेगा, तो कथन तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार नेट जीरो लक्ष्यों के कारण वर्ष 2050 तक जैव ईंधन विकास क्षमता 3.5 से 5 गुनी हो जाएगी, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर उत्पन्न करेगी। गठबंधन को 9 संस्थापक सदस्य राष्ट्रों के साथ लॉन्च किया गया था। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात, अतः कथन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम निर्यात मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जिससे कम दर पर किसी निर्यातक को भारत से वस्तु निर्यात करने की अनुमति नहीं है। तो पहला तो सही है। कर देश में बढ़ती घरेलू खुदरा थोक कीमत अथवा उत्पादन में व्यवधान को देखते हुए MEP लगाया जाता है, तो दूसरा तो सही लग रहा है। कर विदेश व्यापार अधिनियम 1992 MEP के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करता है,
तो ये सब है कि कुछ टर्म याद होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और इसे ऐसा ही टर्म में कभी कभी गलत भी मिलता है, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन सी दोनों सही था। कारण न्यूनतम निर्यात मूल्य वह कीमत है जिससे कम दर पर किसी निर्यातक को भारत से वस्तु निर्यात करने की अनुमति नहीं है, अतः कथन क्या होगा, एक सही है। कह रहा है देश में बढ़ती घरेलू खुदरा थोक कीमत अथवा उत्पादन में व्यवधान को देखते हुए एमएपी लगाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। कह रहा है विदेश व्यापार अधिनियम 1992 एमएपी हेतु कानूनी समर्थन प्रदान करता है, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार से